या चारधाम महामार्गाला विरोध का, याची कारण आपण पाहिली तेव्हा आपल्याला लक्षात आलं की या चारधाम महामार्गाला विरोध पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून करण्यात आला, कारण पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून हा चारधाम अत्यंत संवेदनशील आहे। संवेदनशील हिमालय पर्वतात प्रकल्पाची आखणी केली गेली आणि या भागामध्ये वारंवार भूकंप, भूस्खलन आणि पूर होत असल्यामुळे या प्रकल्पाला पर्यावरण तज्ञांचा सुरुवातीपासून विरोध आहे। मात्र विरोध लक्षात कोण घेतो? पर्यावरण तज्ञांनी विरोध केल्यानंतर तो लक्षात न घेता नियोजनाप्रमाणे काम सुरू राहिलं। राकेश भट्ट जी पत्रकार है, उत्तराखंड के, और बड़े जानकार है इस पूरे मामले के, बहुत नजदीक से ये सारी घटनाएं आपने देखी है और आपसे ही चर्चा करनी है इस बारे में। बहुत स्वागत है जय महाराष्ट्र में। दरअसल उत्तराखंड में जो प्रलय आया राकेश जी, वो उसकी वजह क्या है? क्या विकास कामों को किस वजह से विरोध किया जाता है? क्या महज पर्यावरण तज्ञ जो रहते हैं, एक्सपर्ट लोग, विशेषज्ञ, वो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं कि असलियत में उसका कोई कारण भी सामने आया है, कोई वजह है उसकी खास? नहीं, ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि विरोध के लिए विरोध करते हैं। ये बिल्कुल भी बात दीगर नहीं है। विशेषज्ञ का मतलब ही ये होता है कि जो उन विशेषताओं को जाने, जो उनकी उसके बुरे और अच्छे परिणामों को जाने, उसके कैरेक्टर को जाने कि जिस तरह से विकास कार्यों के नाम पर में जो खनन हो रहा है, जो डैम बन रहे हैं, जो बड़े और छोटे डैम बन रहे हैं, नदियों का जो प्राकृतिक प्रवाह है उसको रोका जा रहा है, जिस तरह से टूरिस्ट के नाम पर जो ओवरफ्लो होता है, मतलब जो अनवांटेड जगह पर जिसे कहते हैं, जहां पर लोगों का आना जाना, जहां पर मनाही होती है, वहां पर जबरदस्ती जब लोग चले जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं बहुत स्वाभाविक रूप से होती हैं। ये प्रकृति का अपना एक प्रवृत्ति है उसकी कि अगर छेड़छाड़ करो। बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन सरकारें इस बाबत बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर पर्यावरणविद और जो भी एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, अगर वो कुछ बात कहते हैं तो उसको दखलंदाज किया जाता है, ये कहते हुए कि विकास बहुत महत्वपूर्ण है और चारधाम का विकास जिसलिए किया जा रहा है, जो फंड केंद्र सरकार ने मुहैया किया, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, वो ये समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि इस प्रकार के अगर प्रोजेक्ट बनाए जाए तो जो बुनियादी हिमालय का ढांचा है राकेश भट्ट साहब, वो पूरी तरह से ध्वस्त होगा। और 2013 में भी ये चीजें देखी गई और उसका अभ्यास किया गया। 7 साल हो गए, कई साल लगे उत्तराखंड को फिर पटरी पर आने के लिए, फिर राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए, और फिर यह घटना हुई। और इस घटना में कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं, जान माल का तो है ही है, लेकिन ऋषिगंगा जैसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो बनाया गया था इस बांध पर, वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। इस पर मैं एक बात और जानना चाहूंगा। केदारनाथ की जो आपदा है और एक जगह जो बहुत महत्वपूर्ण जगह, उससे पहले जो पड़ाव था उसे रामबाड़ा कहते थे, जहां पर जो परंपरागत रूप से बनाए जाने वाले जो आवास थे, यानी लकड़ियों के आवास, पत्थरों का कटान ना हो, पेड़ों का उधर कटान ना हो, जमीन का उधर कटान ना हो, बहुत टेम्पररी हाउसेस बनाए जाते थे तत्कालीन समय में, जबकि यात्रा बहुत सुचारू और बड़ी अनुशासित चलती थी जी। लेकिन अति व्यवसाय का जो अंधानुकरण है, जिसे कहते हैं कि रातों रात जो है हम अपने व्यवसाय को खड़ा करना चाहते हैं, रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं, ऊपर से मतलब हमारे जो मानवीय संवेदनाएं हैं वहां वो जब न्यून हो जाती हैं, जब हम प्रकृति को अपनी मतलब मनमानी दौलत समझने लगते हैं कि जैसा चाहे प्रकृति से हम वैसा छेड़छाड़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुद्दा सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ में जुड़ गए, जिसका अभ्यास किया उत्तराखंड के तमाम इन चीजों का, पर्यावरण विशेषज्ञ माधव गाडगीळ है, जिन्होंने महाराष्ट्र में भी पश्चिम घाट का बड़ा अभ्यास किया, एक रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है। माधवरावजी, खूप स्वागत आहे आपलं जय महाराष्ट्रमध्ये। उत्तराखंडमध्ये ही जी घटना झाली, हा प्रलय उद्भवला, याची नेमकी कारण काय? विकास कामामुळे या सगळ्या गोष्टी घडल्यात असं आपल्याला वाटतं? नमस्कार। नाही, याचा जरा पार्श्वभूमी विचारात घेतली पाहिजे, कारण हिमालयाचं पर्यावरण काय आहे, हिमालय कसा उभा राहिला याचा विचार केला तर हिमालयाचा संबंध, हिमालय पर्वत हा
समुद्राच्या गाळाने बनलेला आहे आणि साधारण 50 कोटी वर्षापूर्वी इथे आशिया खंडाला भारताचा भूखंड येऊन भिडला आणि तिथल्या समुद्राचा गाळ वर उचलत राहायला गेला, त्याच्यातून संपूर्ण हिमालय बनला आहे. अगदी. आणि त्यामुळं तिथे उत्तुंग कडे आहे, जिकडे तिकडे म्हणजे आपला कोकण कडा आहे त्याच्याहून चढाचे आणि उत्तुंग असे आणि त्यावर संपूर्ण भुसभुशीत माती आहे आणि निसर्गातून याच्या संतुलनासाठी झाली होती वनसृष्टी निर्माण. मुख्यतः होते अगदी. माधवजी, एक आणखी एक गोष्ट याला जर जोडून पाहिजे असेल, पश्चिम घाटासंदर्भातला आपला अहवाल राज्य सरकारला दिला होता. उत्तराखंड सारखी परिस्थिती ही नाही आहे. म्हणजे आपण बघितलं की लेह लडाख मध्ये सुद्धा असाच, पण त्यावेळेला ती ढगफुटी झाली होती. पण अशाच प्रकारे तो मलबा सगळा असा डोंगर कड्यावरून तो रस्त्यावरती आला आणि किती मोठ्या प्रमाणात हानी झाली, घरं सगळी उद्ध्वस्त झाली होती. महाराष्ट्राच्या संदर्भात जर आपल्याला मुद्दा जोडून बघायचा असेल तर अशा प्रकारे विनाशकारी प्रकल्प कुठे उभे केले गेले आहेत का? म्हणजे विनाशकारी प्रकल्पांखेरीज आज भारतात काहीच उभं केलं जात नाही आहे. हो, हे तर स्पष्ट आहे. जसं मला वाटतं ते राकेश भटजी म्हणत होते, धनदानग्यांना चटाचट पैसा करायला निसर्गाचा विध्वंस करत राहून पैसा करायचा आहे. ते संपूर्ण पश्चिम घाटात चालू आहे, ते हिमालयात चालू है. सुना होगा राकेश भट्ट साहब, माधवराव गाडगील दरअसल महाराष्ट्र के और देश के ही जाने माने पर्यावरण विशेषज्ञ है. उन्होंने कहा कि आपकी भी बात बिल्कुल सही थी और साथ साथ जोड़ते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पश्चिम घाट जो महाराष्ट्र में कोल्हापुर और बाकी सब पश्चिम महाराष्ट्र में आता है, वहां भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट की शुरुआत की और उन्होंने आगाह किया था राज्य सरकार को. जाते जाते आपसे ये और एक बात का जिक्र करना चाहेंगे कि दरअसल इस विकास कामों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें जो मिलीजुली उनकी ही पार्टियों की सरकारें होती है, वो इसको इतना जानमाल का नुकसान होने के बावजूद भी क्या आगे बढ़ाना चाहेंगी? क्योंकि अब तो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गया पूरी तरीके से, लेकिन चारधाम का विकास है, उसके आड़े बहुत सारी चीजें होने वाली है. क्या होगा बाद में? जी, इसमें मेरा ये कहना होता है सरकार से भी और पूरे तंत्र से ये कहना होता है कि विकास, देखिए हम सबकी जरूरत है विकास, मानव सभ्यता के साथ साथ उसका विकास होना भी बहुत स्वाभाविक सी बात होती है. लेकिन विकास एक नियोजन के साथ होता है, एक प्लानिंग के साथ होता है. मैं ये देखता हूं कि उत्तराखंड हो चाहे किसी भी जो खासतौर से जो पहाड़ी संवेदनशील जो जगह है, वहां पर विकास की सिर्फ योजनाएं बनती है, लेकिन जो क्रियान्वयन जब होता है तो वो नियोजित नहीं होता है. वो अनियोजित तरीके से जब इस तरह के विकास कार्य होंगे जहां पर हमारी कोई प्लानिंग नहीं होगी, हम अनचाहा मतलब विकास कार्य करेंगे, अनचाहे जहां पर खनन करेंगे, अनचाहा जहां मर्जी वहां डैम बना लेंगे. और अभी देखिए कि उत्तराखंड जैसे सीमांत इलाकों में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें सड़क बनाने के नाम पर, डैम बनाने के नाम पर, वो तो इस पहाड़ के लिए दैत्य की तरह लगती हैं. और जितनी यहाँ के जल जंगल जमीन की जितनी क्षमताएं नहीं है, उनकी क्षमताओं से ऊपर यहाँ जो आधुनिक मशीनें जो आ गई हैं, वो यहाँ की धरती उसको सह नहीं पा रही है, उस पीड़ा को सह नहीं पा रही है, और उस पीड़ा की हम कीमत चुका रहे हैं. बहुत शुक्रिया, बहुत विस्तार से आपने इन सब बातों का सबों का जिक्र किया है और हमें भी महाराष्ट्र में जानने को मिला कि दरअसल उत्तराखंड में जिस वजहों से ये नुकसान हुआ है, बार बार ये घटनाएं घट रही है और आगे अगर इन बातों को टालना होगा तो बहुत एक बड़ा नियोजन सरकार को, केंद्र सरकार को करना होगा. क्योंकि इस प्रलय की वजह से पूरा देश हिल गया, क्योंकि तमाम देश आप लोगों के साथ में है. 2013 पर एक केदारनाथ नाम की एक फिल्म बनी थी, उसको अगर आप देखते हो तो रोंगटे खड़े हो जाते. बहुत शुक्रिया.